ये बिहार के लिए है कि बाहर के लिए है, हम लोग की लड़ाई किससे है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस तरह का लोग सवाल पूछते हैं। दूसरा एक सेट ऑफ सवाल होता है जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी, यहाँ पर रोजगार कैसे होगा। भाई साहब ने पूछा कि आप किसानों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, कृषि के लिए क्या कीजिएगा। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जहां इंडिविजुअल्स अपने अपनी समझ की बात करते हैं कि भैया टीचर के लिए आप क्या कीजिएगा। भाई साहब ने पूछा इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन के लिए क्या कीजिएगा। अलग अलग उस तरह के सवाल हैं। इन पर आए उससे पहले एक मुस्लिम साथी ने पूछा कि आपने कहा है, पहले तो भाई साहब आपने वो वीडियो ठीक देखा नहीं है। सवाल ये पूछा गया कि आपकी समझ से सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कितनी जरूरत है। तो मैंने जवाब ये दिया कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुसलमानों की जरूरत बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए है, समाज को सुधारने के लिए है, एक बेहतर व्यवस्था बने उसके लिए है। सत्ता में आने के लिए सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों का अगर किया जाएगा तो आप वोट बैंक की तरह दिखे जाएंगे। ये स्टेटमेंट हमने इमारते सरिया के फुलवारी शरीफ के ऑफिस में दिया था। पूरा वीडियो देख लीजिए तब सवाल कीजिए। आप अपने आप को प्रबुद्ध करते हैं और आपने बिना सोचे समझे जो वहां बोला है कम से कम उस पर कोई सवाल हो तो कीजिए। दूसरा सामान्य सवाल लोगों का ये होता है, भैया जन सुराज पर काहे भरोसा करें। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं लोग कि भैया पीछे के दलों ने भी ठगा है, आप भी बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया बात, कल होकर आप भी धोखा कर सकते हैं। तो जन सुराज पर आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो मेरी समझ ये है कि आपको जन सुराज पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जन सुराज पर भैया भरोसा मत करो। फिर उपाय क्या है, मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है, चीनी का रोग सब लोग जानते हैं। चीनी का रोग आपको हो गया, आप वैद्य के पास डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए, तो लोग बताते हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवा खाइए, लेकिन अब चीनी का रोग जीवन में खत्म नहीं होगा। आपको संयम से रहना पड़ेगा, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चीनी मत खाइए, चावल मत खाइए, तो धीरे धीरे आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन चीनी का रोग ठीक नहीं होगा। मान लीजिए फिर आपका लड़का आया, बोला नहीं बाबूजी ऐसा कैसे होगा, जहानाबाद का डॉक्टर ही कहा होगा चलिए हम आपको पटना में दिखाते हैं। पटना में जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये कह सकता है कि भाई ये जो डॉक्टर साहब जहानाबाद में दवा लिखे इससे नया एक और दवा आ गया है, लेकिन ठीक तो चीनी का रोग हम भी नहीं कर सकते हैं, रोग तो रहेगा ही। अब आपको 2 टाइम नहीं खाना पड़ेगा दवा, एक के बार खाइएगा तो ठीक रहेगा। अब आप घर आ गए, आपने सोचा भैया अब तो इसी के साथ जीवन बिताना है, डॉक्टर ने बता दिया ये लाइलाज बीमारी है, संयम के साथ रहेंगे तो काम चल जाएगा। फिर अचानक से कोई आपका दोस्त मित्र दिल्ली से फोन किया कि भैया दिल्ली में एक डॉक्टर है, इसके पास चीनी के रोग का इलाज है, आप भागे भागे वहां पहुंचिएगा। दिल्ली आप पहुंचे, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई इलाज तो है, एक नई दवा आई है अभी अमेरिका से जिसको अगर आप खाएं तो चीनी का रोग ठीक हो सकता है, आप तो खुश हो जाइएगा। फिर वो डॉक्टर बताएगा लेकिन एक दिक्कत है कि ठीक होने की संभावना 50% है, 50% संभावना है कि ठीक हो भी सकता है, 50% संभावना है कि ठीक नहीं भी हो सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब ये होगा कि भैया 50% तो संभावना है ना, चलो आप ट्राई करके देखो शायद ठीक हो जाए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बिहार में जितने दल हैं वो पहले से जो यहाँ राजद है, जदयू है, भाजपा है, वो वही पुरानी दवा है जिसको खा खा के आप देख के सब परख के देख लिए, अब उसमें सुधार नहीं हो रहा है। और जन सुराज एक नई दवा आई है जो काम कर भी सकती है, काम नहीं भी कर सकती है। तो अब आप लोग तय कर लीजिए कि नया दवा ट्राई करना चाहते हैं कि पुराना एक्सपायर दवा ही खाकर जीना चाहते हैं। आप तय कर लो भाई, नया दवा खाना है ना, तो नया दवा में कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा, 50% चांस है। तो जहानाबाद का आदमी क्या कहेगा, अरे भाई 30 बरिस से लालू नीतीश भाजपा कांग्रेस को देख के थक गए, चलो एक बार नए ट्राई करके देख लेते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। और अगर नहीं ठीक होगा तो 5 बरिस के बाद आपके पास फिर उपाय है
आप जैसे दूसरे दल को हटाते हो वैसे जनसुराज को भी मार के हटाइए। एक चीज अब आपको एक आंकड़ा देते, ताली मत बजाइए, समझ लीजिए। पूरे देश में 1/3 देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 5 ही राज्यों में है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों की सरकार है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आजादी के समय ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर के ही राज्य थे आर्थिक और विकास के नजरिए से। तो इन 5 राज्यों में ऐसा क्या हुआ कि ये आज बिहार से इतना आगे निकल गए? बिहार से ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी बहुत आगे निकल गए। आप ध्यान से देखिएगा तो उन 5 राज्यों में एक बात कॉमन है, जो मैंने अभी दवा वाली बात बताई उससे जुड़ी हुई। इन 5 राज्यों में आज तक आजादी के बाद 78 साल में इन 5 राज्यों में कोई भी दल, कोई भी नेता 10 वर्ष से ज्यादा समय तक वहां लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा है। जनता वहां पलटती रहती है। और बिहार में एक बार आप लालू को पकड़ लिए तो उसी का पैर पकड़ के लटके हुए हैं। एक बार मोदी जी का चेहरा अच्छा लग गया तो मोदी जी चाहे आपको ट्रेन पर बैठाएं या घर में लेटाएं, आप मोदी जी को नहीं छोड़िएगा। तो मेरे भाई, लोकतंत्र अगर जिंदा होगा, लोकतंत्र में नेता को अगर ये डर होगा कि मैं काम नहीं करूंगा तो जनता हमको हटाएगी, तभी काम होगा। चाहे वो नेता जनसुराज का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो। और किसी दल का नेता अगर ये समझ जाए कि भैया हम कुछ काम करें न करें जनता हम ही को वोट देगी, तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान साथी बैठे हुए हैं। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली किसकी है? मुसलमानों की है। इनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? बाकी ये लोग से जिसको खड़ा कराइएगा तो मुसलमान कहेगा भैया हम लोग को सब ने ठग लिया, हमको कांग्रेस ने ठगा, हमको राजद ने ठगा, हमको भाजपा परेशान कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपने लोकतांत्रिक अपने सारे दरवाजे खुद से बंद कर लिए। लोगों को मालूम है कि भैया इनका काम करो या मत करो, इनके साथ खड़ा रहो या मत रहो। अब तो स्थिति यहाँ आ गई है कि इनसे वोट मांगो या न मांगो, जो भी इनको भाजपा को हराता हुआ दिखेगा ये वोट हमको देगा ही देगा। इसीलिए मुसलमानों का काम कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों का काम हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। पदयात्रा के दौरान हमने ये देखा कि जो मुसलमानों के बड़े गांव है, आप जाकर जहानाबाद में भी देख लीजिएगा, जो मुसलमानों के ऐसे गांव जहां उनकी आबादी 3000 से ज्यादा है, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसकी जब मैंने यहाँ पर एक उसका स्टडी कराया तो ये पाया कि भाई इसी बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा फटेहाली, बदहाली मुसलमानों के बड़े गांव में क्यों है। तो पता ये चला कि भाई जब मुसलमानों के ये गांव राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए गए, जब वहां से कोई जदयू का, भाजपा का चुनाव जीतता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से हमारे खिलाफ 3000, 4000, 5000 वोट पड़ा था। तो 5-5 साल उस गांव में विधायक आता ही नहीं है, कोई काम नहीं कराता है। और दूसरी बात, अगर कहीं गलती से राजद वाला जीत गया तो वो कहता है कि तो 5000 वोटवा अपना जेबे में है, इसका काम क्यों करा, ये सब कहां जाएगा। तो दोनों ही हालत में मुसलमानों के गांव में काम नहीं हो रहा है। और हमारी बात पर अगर आपको यकीन न हो तो आप जाकर देख लीजिएगा। अभी आप यहां से खड़े खड़े पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड कौन है? मझौलिया। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा बदहाल प्रखंड, पिछड़ा प्रखंड कौन है? तुरकौलिया, नरकटिया। गोपालगंज में सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? मुसलमानों की आबादी वाला जो सबसे बड़ा बरौली है वो सबसे पिछड़ा प्रखंड है। मधुबनी में, दरभंगा में, सिवान में, छपरा में, आंख बंद करके सीतामढ़ी में जाइए, सबसे पिछड़ा प्रखंड कौन है? बरगेनिया। इन सब प्रखंडों में आप देखिएगा मुसलमानों की आबादी 80,000, 1 लाख से ज्यादा है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये गांव, ये पूरे के पूरे प्रखंड मुसलमानों के लोगों ने राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिए हैं। जिनका आप विरोध कर रहे हैं वो तो आपको परेशान कर ही रहा है, वो आपका काम नहीं करता है। लेकिन जिनको आप वोट देकर जिताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जब जीत कर जाता है कहता है सब जाएगा कहां, हमको तो वोट देवे करेगा, इसलिए वो भी आपका काम नहीं करता है। तो मेरे भाई, कमोवेश यही स्थिति पूरे बिहार की है। लोगों को मालूम है कि 5 बरस लोग अपने विधायक को, सांसद को गाली देते हैं, उससे परेशान हैं, उसको सबक सिखाने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो जैसे मुस्लिम साथी भाजपा के डर से वही लालटेन को वोट देते हैं, उसी तरह हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जिसको लालू जी से डर लगता है, लालू के जंगल राज से डर लगता है। वो कहता है चलो कतनो खराब है, लालू से तो ठीक है भैया, चलो इसी को वोट दे देते हैं। ये बिहार की दुर्दशा का मुख्य कारण यही है कि लोग यहाँ सब कुछ जानने, समझने, भोगने के बाद लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। तो जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधार नहीं हो सकता है। आप ये मत मानिए कि कोई जन सुराज में आया है, प्रशांत किशोर आए हैं, ये सुधार देंगे। ये सुधार नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, आप नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधार होगा। जनता का हालत देखिए। जो मुसलमान है, आपको बताया गया है, और हम लोग क्या बताएंगे, आपके तो दीन में ये बात बताई गई है कि मुसलमानों को हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान किसके साथ खड़ा है? आप हक के साथ नहीं खड़े हैं, आप तो तादाद के साथ खड़े होते हैं। आपके दिमाग में एक के बात चल रहा है, भाजपा को कौन हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। तो और आप ये नहीं समझते हैं कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम की तो शुरुआत ही नहीं होती मेरे भाई। इस्लाम के शुरू करने वाले लोग तो 2 ही थे, तादाद तो उल्टे साइड में थी। और आप जो है, आपको तादाद, अगर बातिलों का भी तादाद है, भाजपा को हराता दिखता है तो आप उसको भी वोट देते हैं। अब फिर कहते हैं कि हम इतना दुर्दशा में जी रहे हैं। कैसे सुधार होगा भाई, जब आप अपने कौम की बात नहीं मान रहे हैं, पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, जो बात कुरान में, हदीस में लिखी गई उसको नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे कोई नेता, कोई दल आपको सुधार देगा। आपके हदीस में ये लिखा गया है ना भाई कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है, अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, उनकी आपको चिंता करनी, तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। आज बिहार में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा का डर इतना है कि जिन लोगों ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है कि आप हदीस में बताई हुई बात भी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसी आदमी को जाकर आप फिर वोट देते हैं इस नाम पर कि हमको भाजपा को हराना है। यहाँ जितने मुसलमान हैं जिनसे पूछिएगा, कहेगा भैया हम लोग तो अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। बात तो ठीक है, हम आपको कह रहे हैं भैया आपसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर डरपोक कौम हमने कोई देखा ही नहीं है। भाजपा का कोई नाम बता दे, अब बस आप लोग डर के मारे उसको वोट दे दीजिएगा। अरे भाई आप हमारी बात मत मानिए, जन सुराज से बिल्कुल सरोकार मत रखिए, लेकिन जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, कम से कम उसको तो देखिए। पैगंबर साहब ने लिखा है ना ये बात कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये बात हमने तो नहीं कही है। अरे भाई कब ताली बजा रहे हो तो इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए। पैगंबर साहब ने क्या लिखा कि जिसको अपने रहनुमाओं की समझ, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। अब आज का जो हुक्मरान है वो बिहार में हो, देश में हो, आपको जालिम लगता है तो भाई पैगंबर साहब ने क्या कहा, ये जालिम हुक्मरान आपके ऊपर कब मुसल्लत किए जाएंगे, जब आपने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की होगी। तो ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, वो छोड़िए। ये तो बात प्रमाणित तौर पर इस्लाम में लिखी हुई है कि ऊपर वाला आपके ऊपर जालिम हुक्मरान तभी बैठाएगा जब आप गलत रहनुमाओं को चुनोगे। तो आप 30 बरस से गलत रहनुमाओं को चुन रहे हैं,
इसीलिए ये दुर्दशा में पड़े हुए हैं और वो कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक मुसलमानों की अपनी समझ नहीं होगी तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप आए हैं हमारे पीछे, अरे भाई प्रशांत किशोर जी नया आदमी आए हैं, आप कितना हिस्सेदारी दीजिएगा, कितना सीट लड़ाइएगा। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, आपकी आबादी है 18%। आप लोग ज्यादातर मुस्लिम साथी कहते हैं कि भैया हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। बिहार में कुल आबादी के हिसाब से आपके 40 विधायक होने चाहिए थे, हैं सिर्फ 19। ये बड़ी चर्चा भी आप लोग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई राजद वालों ने, कांग्रेस वालों ने आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपके 19 ही विधायक हैं। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुसलमान मुखिया होना चाहिए। है कितना? 1200 से कम। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। है कितना? 11,000 से कम। अब आप हमको बताइए कि आपको मुखिया बनने से किसने रोका? आपको वार्ड सदस्य किसने बनने से रोक दिया? किसी ने पूछा आप कैसे कम्युनलाइजेशन रोकिएगा? अरे भाई, आप जब राजनीति में आप और आपके बच्चे शामिल ही नहीं हो रहे हैं तो आपकी जड़ मजबूत होगी ही नहीं, तो आपका लीडरशिप पैदा ही कहां से होगा? लालू जी ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपके दिमाग में बैठा दिया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो मेरा लालटेन लेके चलते रहो, अपने पैर पर मत खड़ा हो। ये बात आपको लालू जी ने बता दी और ये उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया है। इस बात को आप समझिए। लालू जी विधायक का टिकट दे ना दे, मुसलमानों के मन में ये बात आ गई है कि हम राजनीति में लड़कर अपने बल पर नहीं खड़ा हो सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके समाज के लड़के वार्ड सदस्य भी नहीं लड़ते हैं, इसीलिए वो मुखिया भी नहीं लड़ते हैं जितना लड़ना चाहिए। तो अगर आप अपने पैर पर नहीं खड़ा होइएगा तो आपको कोई ना कोई रहनुमा ढूंढना पड़ेगा और जिसके पीछे चलिएगा वो आपको ठगेगा ही ठगेगा। भाई किसी के पीछे चलिएगा, आपकी अपनी क्षमता नहीं है तो वो ठगेगा ही ठगेगा। ठगना मतलब अपना उसका काम निकल जाएगा तो आपको नहीं पूछेगा। तो अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है तो किसी दल को वोट दीजिए नहीं दीजिए वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमान समाज के लोग राजनीति में, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। निचले स्तर से, समाज के स्तर से, अपने बीच से ऐसे लोग खड़ा करें जो आपकी नुमाइंदगी कर सके। वो अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको हमेशा कोई ना कोई आपके नजर में धोखा ही देगा। भाई आप ही के इस्लाम में बताया गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन मुसलमान आज क्या चाहता है? कोई तेजस्वी यादव, कोई राहुल गांधी, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी आ जाए, अब भाजपा को हरा दे, हम लोग फिर सुकून का जिंदगी जीने लगे। अरे मेरे भाई ये नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आपके पैगंबर साहब ने बताया है कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर ये इस बात में दम नहीं होता तो आपके इस्लाम में ये बताया गया होता कि जद्दोजहद मत करो, चुपचाप बैठे रहो, मौके के इंतजार में रहो, जब बढ़िया मौका आएगा तो अपने आप जीवन सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं है। तो जो भी मुस्लिम साथी यहाँ हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपको जिसके साथ रहना है रहिए, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपने बीच से काबिल लड़कों को, नौजवानों को राजनीति में लाइए। जब तक आपके बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, मुखिया, विधायक, सरपंच नहीं बनेंगे, तब तक आपके भले की बात नहीं हो सकती है। कोई 20 करोड़ की आबादी सिर्फ किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकती है। आपको दूसरे के साथ रहना है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है। तो ये हो गई मुसलमानों की बात। अब 2 बात मैं आपको बताऊंगा कि जन सुराज, 3 बात जो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा कैसे सुधारेगा, पलायन कैसे रोकेगा, और तीसरी बात बिहार में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। तो उल्टा ही शुरू कर लेते हैं, भैया बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। तो हम उनमें से नहीं है जो ये कहता है कि हम आएंगे जीत के तो भ्रष्टाचार रोक देंगे। कोई किसी के पास दुनिया में ये सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है कि वो जीत कर आएगा, कोई कानून बना देगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कानून से नहीं सुधर सकता है। लेकिन दुनिया में जो देश आज ईमानदार देश के तौर पर जाने जाते हैं,
आप में से कई लोग जानते होंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, कुछ दूसरे देश जैसे सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, इन देशों को आप जिनको देश दुनिया में सबसे ईमानदार देश माना जाता है, वहां सबसे कम करप्शन है। आप उन देश की व्यवस्था को जाकर अध्ययन करेंगे कि भाई उन लोगों ने अपना भ्रष्टाचार कैसे कम किया। तो उन्होंने मूलतः 4 बातें की हैं जो कि जनसुराज बिहार में करना चाहता है। पहली बात उन्होंने ये की कि समाज में ये चेतना जगाई कि आप ईमानदार लोगों को चुनकर भेजिए। तो जनसुराज ये कह रहा है कि भाई जब कैंडिडेट कल खड़ा हो, जनसुराज से कोई अच्छा कैंडिडेट, मान लीजिए गलती से खड़ा हो गया कोई गलत कैंडिडेट, तो उसको भी आप वोट मत दीजिए। हर हालत में अच्छे आदमी को ही वोट दीजिए, चाहे वो जीते हारे, वो किसी दल का हो, गलत आदमी को वोट मत दीजिए। तो जब अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तभी एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। मतलब आज जो पूरी बिहार की व्यवस्था चलती है उसको 5-7 अफसर और 5-7 नेता मंत्री चलाते हैं। वहीं से सब कुछ तय होता है, वहीं से सारा चीज डिसीजन लिया जाता है, वहीं से फंड एलोकेट होता है, वहीं से चोरी की शुरुआत होती है। तो इन देशों ने ये सिखाया कि अगर आप सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण कर दें तो उससे भी करप्शन को कम करने में आसानी होगी। तो जनसुराज उस पर क्या कह रहा है कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनके जरिए कम से कम 1/3 विकास का राशि खर्च किया जाएगा। अब आप में से कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि भैया जो पंचायती राज में नेता जीत कर आया है वो भी तो भ्रष्ट है, मुखिया पर सरपंच वार्ड सदस्य भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर नल जल योजना आपने सुना होगा, उसमें बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार का असर क्या हुआ? जितने वार्ड सदस्य उस समय थे 90% वार्ड सदस्य, टू बी प्रिसाइज 91% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हार गए और करीब करीब 80% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने नल जल में घोटाला किया था, गलती की थी, लेकिन उस नल जल को बनाने में जिन अफसरों ने घोटाला किया था वो आज भी कहीं ना कहीं अफसर बने हुए हैं। तो अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि गलती करता है और जनता सजग है तो आप उसको हटा सकते हैं। जो अफसर चोरी करता है वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए दूसरा मंत्र ये है कि बड़े पैमाने पर सत्ता मतलब डिसीजन मेकिंग, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया जाए। तीसरा हथियार है जन सहभागिता। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके गांव की कौन सी योजना है जिसमें आपका हक है। भाई साहब बता रहे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, तो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है यहाँ बिहार में सबसे कम है। जो कृषि बीमा योजना है सबसे कम रजिस्ट्रेशन उसमें बिहार में है, क्योंकि लोगों की जागरूकता नहीं है। तो तीसरा बात यह है कि जो भी सरकारी योजना है, सरकारी व्यवस्था है, उसको जनता के बीच में रखा जाए ताकि जनता को जानकारी हो कि उनका हक क्या है, उनके लिए योजना क्या है। और अंतिम बात, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग, बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी करप्शन को रोका जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी स्मार्ट मीटर लगा है, तो अगर सरकार बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगा सकती है, आप जरा 1 मिनट सोचिए, अगर नल जल योजना में सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया होता तो पटना में बैठे बैठे सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मोटर ऑन हुआ, कितना पानी उससे निकला, किस घर में कितना पानी गया, कितना पानी नहीं गया। तो जो जनसुराज की सोच है, भ्रष्टाचार बिहार में खत्म करने का दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। और कम करने के 4 सूत्री प्रोग्राम है। अच्छे लोगों का, अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा जन सहभागिता और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दूसरा आपका सवाल है कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरेगी। ये बड़े पैमाने पर लोग सवाल पूछते हैं कि बिहार में जनसुराज कैसे शिक्षा सुधार देगा। तो सबसे पहले, जैसे डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं आपको बताएंगे,
कि आपको डायग्नोसिस अगर ठीक कीजिएगा तो इलाज आप कर सकते हैं। आपको समझना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। कई लोगों को लगता है कि बिहार में स्कूलों में खिचड़ी बंटती है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता, नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षकों की वजह से ये खराब हो गया। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वां क्लास के ऊपर स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंटता है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक खराब कर दिया, तो भाई पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, पटना कॉलेज में नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा की कोई भूमिका नहीं है। समाज के लिए भी जो शिक्षण संस्थान है, जो विद्यालय हैं, वो शिक्षा का केंद्र नहीं है, वो वहां से साइकिल, पोशाक, कपड़ा लेने का केंद्र है, सरकारी सुविधा लेने का केंद्र है। आप गांव में देखते हैं कि अगर किसी के बच्चे को साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, आप जाइएगा गांव में, कहेगा देखिए ना हेडमास्टर इतना चोर है, साइकिल का पैसा नहीं दिया है। लेकिन उसी स्कूल में अगर गणित के मास्टर साहब 1 साल से नहीं है तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह सरकार की नजर में भी जो विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वो शिक्षा और ज्ञान बांटने का केंद्र नहीं है, वो सरकारी सुविधा बांटने का केंद्र हो गया है। जो ऊपर अफसर बैठा है वो ये सोचता है कि 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, मास्टर लोग को इतना पैसा दिया जा रहा है, तो ये मास्टर लोग पढ़ा तो रहे नहीं है, तो चलो इनसे कुछ दूसरा ही काम करा लो। तो मास्टर लोग 300 दिन में 250 दिन गैर शैक्षणिक कार्य में, कभी वोटर रोल बनाने में, कभी सफाई अभियान में, कभी रैली निकलने में, कभी ह्यूमन चेन बनाने में, इसी सब काम में लगे हुए हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। अब इसका सुधार कैसे होगा। सुधार के लिए जन सुराज ने 2 पॉइंट प्रोग्राम रखा है। पहला कि जो दुनिया भर में लोगों ने सिखाया कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी चाइल्ड, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब जैसे बिहार में अभी जो व्यवस्था है कि हर गांव में, हर पंचायत में एक स्कूल खुला है, इसका नतीजा क्या हुआ है कि जहां पर स्कूल का बिल्डिंग बना वहां पर टीचर नहीं है, जहां पर टीचर है वहां बिल्डिंग ढिमला रहा है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पर पढ़ाई नहीं है। तो इसको रिवर्स करने के लिए जन स्वराज ये कह रहा है कि हर गांव, हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएं, ताकि हर और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी जाए ताकि वो अपने बच्चे आकर उस स्कूल में पढ़ सकें। अगर आप बिहार की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां अगर 5 सही लोकेशन पर स्कूल बना दिया जाए और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट में बच्चा स्कूल में नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसे आप शहर में जहानाबाद में देखते हैं कि स्कूल आपके घर के बगल में नहीं है, अगर यहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर है, फिर भी आप अपने बच्चे को अपने गाड़ी से, मोटरसाइकिल से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन स्वराज पहला बात ये कह रहा है कि अगले 10 वर्ष में हम लोग हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय, अच्छे मतलब जो सरकारी ने ऐसा नहीं, नेतरहाट के जैसा 10 विद्यालय हम लोग हर प्रखंड में बनाएंगे, और हर साल सिर्फ एक ही बनाएंगे। एक क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर बिहार के हर प्रखंड में एक नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाना हो तो करीब करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपया का खर्च करना पड़ेगा, और जो सरकार के पास पैसा उपलब्ध है वो इससे ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन अगर हर साल एक विद्यालय भी बना तो अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में 10 नेतरहाट के जैसे विद्यालय हो जाएंगे। पूरे बिहार झारखंड को मिला के एक विद्यालय, सरकारी विद्यालय था नेतरहाट, जहां से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं, सामान्य परिवार के बच्चे बने हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक नेतरहाट से 1500 लोग सिविल सर्विस कंप्लीट किए, IAS IPS बन गए, अगर हर प्रखंड में 5 विद्यालय हो
तो कितने लोगों का, कितने परिवारों का, कितने बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। और एक से ज्यादा बनाया नहीं जा सकता है क्योंकि आपके पास पैसा उतना हो नहीं सकता है। दूसरा बात कि अगर आप 10 वर्ष में स्कूल बनाएंगे तब तो जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। उनके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, जब तक ये अगले 5 साल 10 साल में हम लोग विद्यालयों की स्थिति पूरी तरीके से ठीक ना कर लें, तब तक आपके पास, समाज के पास ये अवसर होगा, वे परिवारों के पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट संस्थान में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए और उसको पढ़ाने का फीस और खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा कहिएगा तो सब प्राइवेटे में पढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों विकल्प जनता के पास उपलब्ध हो और दोनों समान भी हो तो लोग सरकारी विद्यालयों में, इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कहेगा कि आपके बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ने की सुविधा है, और अगर साइंस कॉलेज, और दूसरा विकल्प आपके पास है कि आप अपने बच्चे को एमएटी में पढ़ाइए, उसका खर्चा सरकार देगी, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कहेगा कि भैया एमएटी नहीं चाहिए, हमको अपना बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ाना है। अगर आपको कोई कह दे कि आपका बच्चा पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल कर सकता है, और दूसरा विकल्प है कि रमैया में आपका बच्चा मेडिकल करेगा, उसका फीस सरकार भरेगी, तो आप क्या कहिएगा? भैया फीस नहीं चाहिए, हमारा लड़का पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहिए। तो अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो तो लोग सरकारी स्कूल में ही जाएंगे। अब अभी तक का जो अनुमान है कि अभी जितने बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, करीब करीब 1/3 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लोग ऑप्ट करेंगे। एक अंतिम बात, लोग को लग रहा है कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, पैसा कहां से आएगा? तो जो अभी सरकारी विद्यालय चल रहा है ये मुफ्त नहीं है। ये आपको लग रहा है कि मुफ्त है। बिहार में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपके, हमारे जेब से, जनता के जेब से 864 रुपया प्रति विद्यार्थी सरकार खर्च करती है। जो सरकारी विद्यालय आपको फ्री दिखता है उस पर एक बालक पर, एक विद्यार्थी पर आपका, हमारा टैक्स का 864 रुपया खर्च होता है। और अगर गांव देहात में प्राइवेट स्कूल में फीस पूछिएगा कितना है, 400 है, 500 है, 600 है, और अगर सरकार उनसे निगोशिएट करे तो वो 300, 400, 500 में भी उन विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग का ये 2 पॉइंट प्रोग्राम है। एक कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाए, और जब तक ये 10 साल न बने तब तक सबको ये सुविधा हो कि जब तक आपके इलाके में ऐसा विद्यालय नहीं बना है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब आप देखिए कितना आदमी उठ भी रहा है, उसको खाना भी खाना है, घरे भी जाना है, और लॉ एंड ऑर्डर भी गड़बड़ा गया है, लोग डरता भी होगा। अब अंतिम बात एक सुन लीजिए, उसके बाद हमको भी जाना है, कल कार्यक्रम लगा हुआ है। सबसे बड़ी लोगों की चिंता है रोजगार कहां से आएगा। प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे? बिल्कुल इसको रोक देंगे। अब आप लोगों को लगता है कि भैया खेती से रुकेगा। किसी ने कहा कि बिहार तो कृषि प्रधान है, तो खेती के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे तेजस्वी यादव जैसे महान विद्वान लोग हैं जो बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी देके सुधार देंगे। तो पहले 2-3 आंकड़ा आप समझ लीजिए। बिहार में जिसको भी लगता है कि सरकारी नौकरी से व्यवस्था सुधर सकती है, तो एक आंकड़ा याद रखिए। 75 साल 78 साल के आजादी के बाद बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो वह है 23.25 लाख। 23.25 लाख लोग ही सरकारी कर्मी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। वो हुआ 1.97%, मतलब पूरी आबादी का 2% व्यक्ति ही सरकारी नौकरी कर रहा है। लोग चाहे जितना दावा कर लें कि हम 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, प्योर झूठ बोल रहा है। भाई जो सरकारी नौकरी करता है उसको सैलरी जाती है, उसका कंट्रोलर ऑडिटर पूरा उसका हर महीने ब्यौरा जारी करता है कि उसको सैलरी गया ट्रेजरी से, सरकार से। तो कुल 23.25 लाख लोगों को ही नौकरी यहाँ है। और प्रशांत किशोर जनसुराज ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, वो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि यहाँ उद्योग धंधा लगेगा उससे सुधर जाएगा, उससे भी नहीं सुधरेगा। क्योंकि जो पूरी अर्थव्यवस्था है
आप में से जो लोग थोड़ा बहुत भी अर्थव्यवस्था समझते होंगे, अर्थव्यवस्था के 3 पिलर होते हैं। एक है कृषि, एक है उद्योग और एक है सर्विस सेक्टर। ये जो पूरा होटल है, विवाह भवन है, गाड़ी है, रेस्टोरेंट है, जितने तरह की आप सर्विस देखते हैं, सॉफ्टवेयर है, ये सारा, तो अभी पूरा देश का इकोनॉमी देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब उद्योग और कृषि दोनों मिलाकर 35% ही होता है और 65% है सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार की संभावना सर्विस सेक्टर में है। और वहां पर रोजगार कैसे होगा, उसके लिए जनसुराज ने 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है कि कैसे यहां बिहार में हर घर में रोजगार होगा, पलायन कैसे बंद होगा। पहली बात हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में से होने वाला पूंजी का जो पलायन है उसको अगले सरकार बनने के 6 महीने के अंदर रोक दिया जाएगा। पूंजी का पलायन क्या है? जो पैसा आप बैंक में रखते हैं, बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं, बैंकों की ये जिम्मेवारी है कि जितना पैसा हमने अपने बैंक में रखा उसका कम से कम 70% पैसा लोगों को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर मिलना चाहिए, ताकि लोग अपना घर बना सके, अपना रोजी रोजगार कर सके, कोई गाड़ी खरीद सके, कोई यूट्यूब चला सके, कोई कृषि में इन्वेस्ट कर सके, कोई दुकान खोल सके। बिहार में एक आंकड़ा है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यहां पर 70% नहीं, बैंक वाले सिर्फ 40% पैसा ही वापस दे रहे हैं। इसका असर क्या हो रहा है, आप में से शायद किसी को जानकारी न हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। अगर 70% पैसा बिहार के लोगों को मिलता तो 2,80,000 करोड़ रुपया करीब करीब लोगों को मिलना चाहिए था, घर बनाने के लिए, रोजगार करने के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, कृषि के लिए। लेकिन चूंकि 40% पैसा ही बैंकों ने दिया, इसलिए लोगों को सिर्फ यहाँ 1,61,000 करोड़ रुपया मिला। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, जितना ये बैंक देखते हैं, इन बैंकों ने बिहार से ये पैसा भेज दिया गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर रोजगार हो रहा है, जहां पर बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। उन राज्यों में CD रेशियो मतलब बैंक कितना लोन देता है वो कितना है? 90, 95, 100, 105। मतलब तमिलनाडु में अगर लोगों ने 100 रुपया बैंक में रखा तो बैंक ने 90 रुपया कर्ज दिया, और बिहार में लोगों ने बैंक में 100 रुपया रखा तो बैंक ने सिर्फ 40 रुपया दिया। इससे पिछले 1990 से लेके पिछले साल तक, अब आप लोग ये आंकड़ा याद रखिए, क्योंकि कोई बिहार में इसकी बात नहीं करेगा, उसको समझ भी नहीं है और कोई बात भी नहीं करता है। 1990 से लेकर पिछले साल तक आपको लग रहा है कि 50 लाख बच्चा बेरोजगार गया है यहां से पलायन करके। 26 लाख करोड़ रुपया, 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से पलायन करा दिया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया, आप समझिए, अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को उपलब्ध होता तो कितने ज्यादा लोगों ने रोजी रोजगार किया होता, उनको घर बड़ा बनाया होता, गाड़ी ज्यादा खरीदी होती। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप ऐसे समझिए कि आप लोग, ज्यादातर लोग आए होंगे गाड़ी से या मोटरसाइकिल से। ज्यादातर लोगों ने मोटरसाइकिल और गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया है, इंस्टॉलमेंट आप देते हैं जिसको कहते हैं EMI। अगर बैंक से आपको गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा न मिले कर्ज के तौर पर, तो 10 में 8 आदमी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएगा। लेकिन अगर ये कर्ज उपलब्ध हो तो आप बहुत बड़ी संख्या में और काम कर सकते हैं। तो जन सुराज का पहला काम यह है कि बिहार से पूंजी का पलायन रोका जाए, और 6 महीना के अंदर इस बात को किया जा सकता है, जिससे 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में अलग से उपलब्ध होगा समाज के लिए, रोजी रोजगार के लिए। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो कृषि आधारित पलायन है, जो लोग जाते हैं पंजाब में, हरियाणा में मजदूरी करने, उसको रोकने के लिए जन सुराज ने कहा कि जितने कृषक हैं जो अभी धान गेहूं का खेती करते हैं, अगर वो नगदी फसल की खेती करने लगे, वो सब्जी उगाने लगे, मसाला उगाने लगे, कैश क्रॉप जिसको कहते हैं,
अगर वो कैश क्रॉप की खेती करे तो मनरेगा से के अंतर्गत उसको मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि जितने लोग मनरेगा के मजदूर हैं जो अभी चोरी हो रही है, वो पैसा वो मजदूर किसानों को मिल जाएंगे और किसानों को फायदा ये हो जाएगा कि अभी आप धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, क्योंकि मजदूर नहीं है। अगर आपको फ्री में मजदूर मिल जाए तो प्रति एकड़ आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी लागत कम होगी और आपका इनकम बढ़ जाएगा। और तीसरी बात पलायन रोजगार के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में सामाजिक बनावट ऐसी है कि यहाँ लोग मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरते हैं। लोग कर्ज लेकर काम नहीं करना चाहते, सोचता है कर्ज में ब्याज वाला में फंस जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अच्छे अच्छे घरों में लोग कोई रोजी रोजगार बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो डरते हैं कि लोन लेंगे तो हम पर इस पर ब्याज बहुत लग जाएगा, इससे हम कहीं फंस सकते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि जब अगर जन स्वराज की व्यवस्था बने तो लोगों को 10% ब्याज न देना पड़े, उनको सिर्फ 4% ब्याज पर ही लोन मुहैया कराया जाए, ताकि हर घर में हर युवा, हर महिला उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लोन 10%, 12%, 20% पर नहीं, 4% ब्याज पर उसको मिले, ताकि लोग अपना रिस्क लेकर उस पूंजी से अपना रोजी रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके। हम लोग को लगता है कि अगर ये 3 बातें की जाएं, पूंजी का पलायन रोक दिया जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए और लोगों को सस्ते दर पर 4% पर लोन उपलब्ध करा दिया जाए, पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए, तो 1 साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बिहार में पैदा किए जाएंगे और उसी से यहाँ पर पलायन रुकेगा, उसी से गरीबी बेरोजगारी दूर होगी। तो मूलतः ये 2 बात है। बाकी और जितना 100 सवाल आपने किया वो सवाल आप आगे और करते रहिएगा, नहीं होगा तो यूट्यूब पर देखिएगा। समय बहुत हो गया है, आप सब यहाँ आए, आपने अपनी बात भी रखी, थोड़ा क्योटिक यहाँ पे सिचुएशन था, उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी आपको अगर लगता है, एक अंतिम बात सुनकर जाइए, कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो प्रयास है ये सफल होगा कि नहीं, तो मैं आपको महाभारत का एक उदाहरण देता हूं। महाभारत में अभिमन्यु की आपने कथा सुनी होगी। उनके बारे में लोग बताते हैं कि चक्रव्यूह भेदने के लिए अभिमन्यु ने संकल्प लिया, उनको ये जिम्मेवारी ली उन्होंने कि मैं चक्रव्यूह भेद दूंगा। चक्रव्यूह अभिमन्यु भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे, ऐसा कथा में लोग बताते हैं कि 6 दरवाजा टूटने के बाद लोगों ने अभिमन्यु को घेर कर मार दिया। लेकिन आज इतिहास में आप और हम अभिमन्यु की कहानी पढ़ते हैं, अभिमन्यु की शौर्य गाथा की चर्चा करते हैं, उनको घेर के मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता है। तो बिहार में जो हम लोग कर रहे हैं, भले इसको करते हुए सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन हम लोग को पीछे नहीं हटना है। आपको तय करना है कि इस प्रयास में आप कंधा लगाना चाहते हैं कि बाहर बैठकर खाली कमेंट और कमेंट्री करना चाहते हैं।